नमस्कार, आज की खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। आइए दिखाते हैं आपको देश की तमाम अहम खबरें। पहली खबर हरिद्वार से आ रही है। प्रेस क्लब में हिंदूवादी नेत्री साध्वी प्राची और डॉक्टर चैतन्य सरस्वती ने एक महिला और युवक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। साध्वी प्राची ने कहा कि स्वामी चैतन्य लंबे समय तक विश्व हिंदू परिषद से जुड़े रहे और राम मंदिर आंदोलन में भी उन्होंने अहम भूमिका निभाई। उन्होंने आरोप लगाया कि स्वामी चैतन्य के आश्रम पर रेणुका नाम की महिला और निरंजन नाम के युवक ने जबरन कब्जा कर लिया है। साध्वी प्राची ने बताया कि वो स्वामी चैतन्य को वर्षों से जानती हैं और अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और नैनीताल जैसे पर्वतीय क्षेत्रों में प्रवास के दौरान स्वामी जी उनके साथ ही रहते थे। जो पूज्य स्वामी डॉक्टर महाचैतन्य जी महाराज का था और आज से नहीं, मैं 40 वर्षों से जानती हूँ। विश्व हिंदू परिषद की राम मंदिर के लिए जो यात्राएं पहाड़ों में अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, नैनीताल उधर जाती तो स्वामी जी मेरे साथ रहते थे। बहुत लोग थे लेकिन स्वामी जी को मैं तब से जानती हूँ। इनके आश्रम पर कोई महिला आई रेणुका नाम की और एक निरंजन नाम का लड़का आकर के दोनों ने कब्जा कर लिया। महाराज जी ने मुझे खोजा, मेरे पास आए मदद के लिए। तो मैं केवल और केवल, क्योंकि ये बहुरूपीय समाज में बहुत घूम रहे हैं, चाहे निरंजन हो या रेणुका, मैं शासन और प्रशासन से हाथ जोड़ करके एक निवेदन करना चाहती हूँ। जो संत परंपरा के संत है वो बेचारे इसी कड़कती सर्दी में, ठंड में बाहर घूम रहे हैं, अपना आशियाना कहीं खोज रहे हैं। शासन प्रशासन से निवेदन है, उत्तराखंड की गरिमा के लिए ऐसे कालनेमियों को तुरंत जेल में डाले। इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, आजीवन कारावास होना चाहिए इन पर। चले लेके चलते हैं अब आपको देहरादून की तरफ। पूर्व पार्टी विधायक सुरेश राठौड़ और उनकी कथित पत्नी उर्मिला सनावर के अंकिता भंडारी हत्याकांड पर वायरल ऑडियो वीडियो से प्रदेश में राजनीतिक भूचाल मच गया है। वहीं इस वीडियो के बाद उत्तराखंड प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने उर्मिला सनावर सहित कई लोगों पर मुकदमा दर्ज कराया है, जिसके बाद पुलिस लगातार उर्मिला सनावर को ढूंढ रही थी, लेकिन पुलिस नाकाम रही। जहां एक और पुलिस और प्रशासन उर्मिला को ढूंढने में नाकाम रही, तो वहीं बीजेपी के कार्यकर्ता डीएस रावत ने उर्मिला सनावर को ढूंढ निकाला है। और अब सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या इसे प्रशासन का फेलियर माना जाए या इसे राजनीतिक प्रोपेगेंडा माना जाए। हालांकि डीएस रावत का कहना है कि उन्होंने और दर्शन भारती ने उर्मिला सनावर को पुलिस के समक्ष पेश होने के लिए कहा है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि उन्हें उर्मिला सनावर के ठिकाने का कैसे पता चला है। हमने कहा जी आप अपनी बात रखिए, जो आपके पास है बाकी वो जाने और प्रशासन जाने और बाकी एजेंसियां जाने। ऐसा क्या आपने कहा कि वो आपकी बात मान गई, पुलिस पर भरोसा? अब ये होगा, अब यही तो होता है कि कभी कभी बद्री विशाल भगवान की कृपा होती है। स्वामी दर्शन भारती जी हमारे साथ थे, उन्होंने उनको भी पूरा भरोसा दिया। स्वामी दर्शन भारती जी ने जो है वो उस बात वो भरोसे पे जो है वो कायम रही और वो भरोसा उन्होंने होगा, फिर वो हमारे साथ में बैठ गई। खबर देहरादून से है। सीएम धामी ने अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर कहा कि इस मामले में एसआईआर जांच कर रही है। सोशल मीडिया पर जो ऑडियो वायरल है उनकी भी जांच की जा रही है। क्या कुछ कहा सीएम धामी ने, आपको सुनाते हैं। एसआईटी द्वारा विवेचना के बाद अभियुक्तों के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल की गई और निचली अदालत ने सुनवाई पूरी होने पर अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। यह इस बात का प्रमाण है कि राज्य सरकार ने शुरू से लेकर अंत तक पारदर्शिता, दृढ़ता के साथ न्याय सुनिश्चित किया है। हाल के दिनों में सोशल मीडिया पर प्रसारित हुई ऑडियो क्लिप्स के संबंध में अलग अलग एफआईआर दर्ज की गई हैं, जिसकी जांच जारी है। कुछ लोगों ने इस दौरान अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भ्रामक स्थितियां पैदा करने का प्रयास किया है, प्रदेश में भ्रम की स्थिति पैदा करने का काम किया है। ऐसे में सरकार का दायित्व है कि देवतुल्य जनता को इस स्थिति से निकाला जाए, उनकी भावनाओं का सम्मान किया जाए। और हमने सोचा कि सबसे ज्यादा पीड़ित पक्ष उनके माता पिता हैं और उनका पक्ष जरूर जानना चाहिए। मैंने उनके माता पिता से बात की है और उन्हीं के द्वारा बातचीत में कहा गया है कि सीबीआई की जांच
होनी चाहिए इस प्रकरण में, जिसका सम्मान करते हुए हम इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की संस्तुति कर रहे हैं। हमने पहले भी न्याय सुनिश्चित किया है और आगे भी पूरी प्रतिबद्धता के साथ, दृढ़ता के साथ हम स्वर्गीय बहन अंकिता को न्याय दिलाने के लिए संकल्पबद्ध हैं और बहन बेटियों की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उनके विरुद्ध किसी प्रकार का अपराध सहन नहीं किया जाएगा और अपराधियों को ऐसी सजा मिलेगी जो समाज के लिए भी एक नजीर बनेगी। उत्तरकाशी के चामकोट गांव में अंगीठी के धुएं से बड़ा हादसा हुआ है, जिसमें एक मजदूर की मौत हो गई। बता दें कि अंगीठी के धुएं से घर के भीतर सो रहे 40 वर्षीय मजदूर का दम घुटने लगा, जिसके बाद उसे दरवाजा तोड़कर बाहर निकाला गया और अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल मामले की सूचना पुलिस और प्रशासन को दे दी गई है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक घटना जिसने सबको हैरान करके रख दिया है। बता दें कि उत्तरकाशी के चामकोट में अंगीठी के धुएं से बड़ा हादसा देखने को मिला है, जिसमें एक मजदूर की मौत हो गई दम घुटने से। हालांकि बता दें आपको कि समय रहते अस्पताल ले जाया गया था लोगों के द्वारा शख्स को, लेकिन अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, डॉक्टरों के साथ प्रशासन भी मौजूद है। शख्स की तबीयत बिगड़ने लगी थी, दम घुटने की वजह से सांस की दिक्कत होने लगी थी, जिसके बाद इस 40 वर्षीय मजदूर को लोगों ने अस्पताल पहुंचाया, लेकिन अस्पताल में ही डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हालांकि बता दें कि अब इस पूरे मामले में सूचना पुलिस और प्रशासन को दे दी गई है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जिसमें प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग दोनों अपने अपने तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं। हरिद्वार में हर की पैड़ी पर गैर हिंदुओं की पहचान को लेकर तीर्थ पुरोहितों ने चेकिंग अभियान शुरू कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर हरिद्वार से आ रही है, जहां हर की पैड़ी पर गैर हिंदुओं की पहचान को लेकर तीर्थ पुरोहितों ने चेकिंग अभियान शुरू कर दिया। घाटों के आसपास दुकानों और ठेलियों पर कारोबार करने वालों के आधार कार्ड देखे जा रहे हैं, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि कोई गैर हिंदू पवित्र क्षेत्र में व्यापार ना कर रहा हो। स्थानीय लोगों के मुताबिक ये अभियान श्री गंगा सभा की ओर से शुरू किया गया है, जो कुंभ 2027 से पहले घाट क्षेत्रों में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक की मांग के बाद तेज हुआ है। तीर्थ पुरोहितों और साधु संतों का कहना है कि ये सख्ती जरूरी है। उनका आरोप है कि कुछ लोग श्रद्धालुओं की आस्था से खिलवाड़ कर रहे थे, जिससे विवाद की स्थिति बनती रही। उन्होंने आगे कहा कि कुंभ अत्यंत पवित्र आयोजन है और हरिद्वार देवभूमि का द्वार है, इसलिए घाट और कुंभ क्षेत्र में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध होना चाहिए। हर की पैड़ी पर यह तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर लोगों के आइडेंटिटी कार्ड, आधार कार्ड को चेक किया जा रहा है कि जो लोग कारोबार कर रहे हैं वो गैर हिंदू ना हो। ये आस्था का सवाल है, इसको लेकर के अब ज्यादा चैतन्य लोग नजर आ रहे हैं। आधार कार्ड से पहचान की जा रही है। कुंभ 2027 से पहले ये सख्ती दिखाई जा रही है। कुंभ में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक की मांग भी की जा रही है। बता दें आपको कि 2027 में हरिद्वार में ही कुंभ लगने वाला है, जिसको लेकर के तैयारियां भी चलती नजर आ रही हैं और इसी को देखते हुए अब कुछ लोगों ने चैतन्यता दिखाई और आधार कार्ड और आइडेंटिटी कार्ड चेक किया जा रहा है लोगों का कि अगर आप गैर हिंदू नहीं हैं तो आप कारोबार ना कर सकें, क्योंकि ये सवाल आस्था का है, ये सवाल ईश्वर का है, ये देवभूमि द्वार है, जहां पर किसी भी तरीके की कोई भी लापरवाही की जगह नहीं बनती। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आरोप है कि कुछ लोग श्रद्धालुओं की आस्था से खिलवाड़ कर रहे थे, जिसकी वजह से विवाद की स्थिति बन रही थी। देखिए, हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी ने एक विषय रखा था जो कि लंबे समय से यहाँ का बायलॉज
बना हुआ है वही बाइलॉज अब पहले क्षेत्र के हिसाब से था, अब कुंभ का क्षेत्र बड़ा हो गया तो उसी हिसाब से उसकी मांग करते कुंभ क्षेत्र में इस प्रकार के लोगों की किसी भी हिंदू की आवाजाही स्थापन किसी भी प्रकार का कार्य नहीं होना चाहिए। अब चूंकि हमारी पूरा क्षेत्र ये हमारे जिम्मे होता है तो अब स्थितियाँ क्या है, पहले यहाँ भिखारियों का जमावड़ा रहता था, यहाँ वेंडर्स का जमावड़ा रहता था, आने वाले श्रद्धालुओं को दिक्कतें होती थी, बहुत सारी परेशानियाँ होती थी, फर्जी रसीद काटने वाले लोग होते थे। अब हमने हर आने जाने वाले जो रास्ते हैं वहाँ पर बाकायदा गार्ड लगा दिए गए हैं, हमारे वॉलंटियर सक्रिय हैं, तो हम लगातार उस स्थिति को सुखद बनाने के लिए वहाँ पर भ्रमण करते हैं, वहाँ की देखरेख करते हैं। और अब स्थितियाँ ऐसी हो गई कि आपको एक भी कोई व्यक्ति इस प्रकार हर की पौड़ी के आसपास जो क्षेत्र जो प्रबंधन का क्षेत्र है हमारा मालवीय द्वीप का क्षेत्र है, घंटाघर वाला क्षेत्र है, वहाँ कोई भी वेंडर्स नहीं मिलेगा, कोई भी भीख मांगने वाला नहीं मिलेगा, कोई भी रसीद काटने वाला नहीं, ऐसे फर्जी रसीद काटने वाले जो आते हैं जो स्थापित हैं वो जिन लोगों को सरकार द्वारा कहा गया है वही लोग वहाँ बैठकर रसीद काटते हैं। इसके अलावा कोई भी इस प्रकार के लोगों की आवाजाही वहाँ नहीं है और बंद हो चुकी है। कुंभ से पहले किसी भी तरीके की विवादित स्थिति ना पैदा हो इसलिए चेकिंग की जा रही है। बता दें आपको कि कारोबार करने वालों के आधार कार्ड चेक किए जा रहे हैं, आइडेंटिटी कार्ड चेक की जा रही है। कहा जा रहा है कि गैर हिंदू कोई नहीं होना चाहिए। खबर हरिद्वार से है जहां भगवानपुर कस्बे में दिन दहाड़े फायरिंग का मामला सामने आया है। बेखौफ बदमाशों ने फाइनेंस कारोबारी को अपना निशाना बनाते हुए जमकर फायरिंग की। बाइक सवार दो नकाबपोश हमलावरों ने कारोबारी आदि राणा पर बंदूक तान दी। गनीमत रही कि गोली नहीं लगी। हालांकि फायरिंग के दौरान पास में खड़े राहगीर घायल हो गए। वारदात के बाद बदमाश हथियार लहराते हुए फरार भी हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी के जरिए अब जांच की जा रही है। ये सीसीटीवी फुटेज आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर। कहीं ना कहीं प्रशासन की सख्ती पर भी अब सवाल उठ रहे हैं क्योंकि लगातार हरिद्वार में ऐसे मामले सामने आ रहे हैं कि आरोपी दिन दहाड़े फायरिंग करते हैं और तमंचा लहराते हुए मौके से गायब हो जाते हैं। ये तस्वीरें अपने आप में कहानी बयां कर रही हैं। ये सीसीटीवी फुटेज निकाली गई है, बता दें आपको, जहां पर एक शख्स जो कारोबारी है उस पर फायरिंग की कोशिश की गई। हालांकि वो शख्स बच गया लेकिन राहगीर घायल हो गया इस पूरे मामले में। हालांकि अब पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज निकालकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। हरिद्वार के भगवानपुर कस्बे में ये गोली चलाई गई है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर दो बाइक सवार शख्स दिन दहाड़े फायरिंग करते नजर आ रहे हैं। एक शख्स जो राहगीर है वो आगे चल रहे हैं, कारोबारी जो फाइनेंस का काम करते हैं वो बचते नजर आ रहे हैं। अपने आप में ये कहानी दृश्य बता रहे हैं कि क्या कहानी वहां पर है और दिन दहाड़े इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देना कहीं ना कहीं प्रशासन पर भी सवालिया निशान उठा रहे हैं। इसलिए क्योंकि ऐसा ही एक मामला अभी कुछ दिन पहले एक जो कोर्ट में जा रहा था शख्स जो कैदी था उसके ऊपर भी फायरिंग की गई थी। हालांकि उस मामले में अब आरोपी को पकड़ लिया गया है लेकिन अब वैसा ही कुछ एक मामला अब दिन दहाड़े गलियों में नजर आ रहा है। ये तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हरिद्वार से, जहां पर एक शख्स जो फाइनेंस का कारोबारी है उस पर दिन दहाड़े फायरिंग का मामला सामने आया है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं जिसमें फायरिंग गोली चलाई जा रही है दिन दहाड़े और उसके आगे जो राहगीर है वो चलते नजर आ रहे हैं। बता दें आपको कि गनीमत रही कि शख्स की जान बच गई है। हालांकि जिस शख्स को आप आगे जाता देख रहे हैं वो घायल हो गए हैं इस पूरी फायरिंग में। और प्रशासन पर सवाल ये, यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर बरनीगाड़ गंगानानी धारा के पास जंगलों में बकरी चराने गए जरड़ा गांव के दो लोगों पर गुलदार ने हमला कर घायल कर दिया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग से बता रहे हैं जहां पर बरनीगाड़ गंगनानी धारा के पास जंगलों में बकरी चराने गए जरड़ा गांव के दो लोगों पर गुलदार ने हमला कर घायल कर दिया। सूचना मिलने के बाद घटनास्थल पर पहुंची वन विभाग की टीम ने दोनों घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नौगांव में भर्ती कराया, जहां से दोनों को हायर सेंटर देहरादून
रेफर कर दिया गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि गुलदार ने जब एक व्यक्ति पर हमला कर दिया तो उसके बचाव के लिए पहुंचे उसके साथी को भी गुलदार ने हमला कर जख्मी कर दिया। हालांकि दोनों के शोर मचाने पर गुलदार जंगल की ओर भाग गया। बता दें कि क्षेत्र में गुलदार के हमले की एक पहली घटना है, जिससे बर्नीगाड़ के आसपास के क्षेत्रों में गुलदार के हमले को लेकर दहशत का माहौल है। उप प्रभागीय वनाधिकारी अपर यमुना वन प्रभाग साधु लाल पलियाल ने बताया कि दोनों घायलों को अस्पताल में प्राथमिकी उपचार दिया गया है और नियमानुसार उचित मुआवजा भी दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जल्दी क्षेत्र में गश्ती टीम तैनात की जाएगी। घायलों को उचित मुआवजा मिलेगा। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर गुलदार ने 2 शख्स को अपना निशाना बनाया है, जिनको अब देहरादून हाई सेंटर भेज दिया गया है। प्राथमिक उपचार के बाद घायलों को मिलेगा उचित मुआवजा। वन अधिकारी ने ये घोषणा भी की है। बता दें कि ये पहला मामला है जहां पर गुलदार ने इस तरीके के हमले किए हैं, जिसको लेकर के भी अब प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अंकिता भंडारी केस में सीबीआई जांच की सिफारिश की है। सीएम धामी ने कहा कि ये पूरे केस में इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि राज्य सरकार ने शुरू से लेकर अंत तक निष्पक्षता, पारदर्शिता और दृढ़ता के साथ न्याय सुनिश्चित किया है। साथ ही हाल ही के दिनों में सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही कुछ ऑडियो क्लिप्स के संबंध में भी अलग अलग एफआईआर दर्ज की गई है, जिन पर जांच की प्रक्रिया निरंतर जारी है। अंकिता भंडारी केस की होगी सीबीआई जांच। एसआईटी द्वारा विवेचना के बाद अभियुक्तों के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल की गई और निचली अदालत ने सुनवाई पूरी होने पर अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। यह इस बात का प्रमाण है कि राज्य सरकार ने शुरू से लेकर अंत तक पारदर्शिता, दृढ़ता के साथ न्याय सुनिश्चित किया है। हाल के दिनों में सोशल मीडिया पर प्रसारित हुई ऑडियो क्लिप्स के संबंध में अलग अलग एफआईआर दर्ज की गई हैं, जिसकी जांच जारी है। कुछ लोगों ने इस दौरान अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भ्रामक स्थितियां पैदा करने का प्रयास किया है, प्रदेश में भ्रम की स्थिति पैदा करने का काम किया है। ऐसे में सरकार का दायित्व है कि देवतुल्य जनता को इस स्थिति से निकाला जाए, उनकी भावनाओं का सम्मान किया जाए। और हमने सोचा कि सबसे ज्यादा पीड़ित पक्ष उनके माता पिता हैं और उनका पक्ष जरूर जानना चाहिए। मैंने उनके माता पिता से बात की है और उन्हीं के द्वारा बातचीत में कहा गया है कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए इस प्रकरण में, जिसका सम्मान करते हुए हम इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की संस्तुति कर रहे हैं। हमने पहले भी न्याय सुनिश्चित किया है और आगे भी पूरी प्रतिबद्धता के साथ, दृढ़ता के साथ हम स्वर्गीय बहन अंकिता को न्याय दिलाने के लिए संकल्पबद्ध हैं और बहन बेटियों की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उनके विरुद्ध किसी प्रकार का अपराध सहन नहीं किया जाएगा और अपराधियों को ऐसी सजा मिलेगी जो समाज के लिए भी एक नजीर बनेगी। ये तस्वीरें आप देख रहे थे जहां पर मुख्यमंत्री धामी ने साफ कर दिया है कि पारदर्शिता बनी रहेगी। सीबीआई को जांच के निर्देश दिए गए हैं और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अंकिता भंडारी के पिता और मां को भी हमने बुलाया था, उनसे उनका पक्ष जानने की कोशिश की गई है और जिस भी तरीके के ऑडियो क्लिप्स वायरल किए गए हैं उस पर भी एफआईआर दर्ज की जाएगी। अंकिता भंडारी केस में सीबीआई जांच के मुख्यमंत्री धामी ने निर्देश दे दिए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अंकिता भंडारी केस लगातार सालों से सुर्खियां बटोरता ही रहा है, जिसमें तमाम ऐसे लोग थे। हाई प्रोफाइल ये मामला बन चुका था क्योंकि तमाम चर्चित चेहरे इस पूरे मामले में शामिल बताए जा रहे थे। और अब बता दें आपको कि बीते दिनों सीएम धामी ने अंकिता भंडारी के पेरेंट्स को बुलाकर उनसे बातचीत की, उनके साथ समन्वय बैठाने की कोशिश की, उनसे उनकी मांगों को जाना और इसके साथ ही उन्होंने सीबीआई जांच के भी निर्देश दे दिए हैं। साथ ही अलग से जो भी सोशल मीडिया पे क्लिप्स वायरल हो रहे हैं ऑडियो और वीडियो के फॉर्म में, उन पर भी खोजबीन की बात कही गई है धामी के द्वारा और उन्होंने साफ कहा है, साफ निर्देश दिया है कि जल्द से जल्द एफआईआर की जाए, कार्रवाई की जाए और जांच पड़ताल
की जाए। यानी कि अब ये पूरा मामला प्रशासन जो लोकल पुलिस है उनसे हटकर अब सीबीआई के पास जाने वाला है और सीबीआई अब नए सिरे से अंकिता भंडारी के इस पूरे मामले को खोजबीन के तौर पर देखेगी। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीएम धामी का ऐलान कि निष्पक्षता, पारदर्शिता और दृढ़ता के साथ न्याय सुनिश्चित किया जाएगा और हमेशा उत्तराखंड में खासतौर पर धामी के नेतृत्व में ये किया गया है। सीएम धामी ने ये कहा। बता दें आपको कि अंकिता भंडारी के पेरेंट्स ने सीबीआई जांच की सिफारिश की थी, जिसके बाद ये अहम फैसला उनके परिवार की तरफ से मुख्यमंत्री धामी ने लिया है। धामी ने साफ किया कि सिफारिश की गई थी परिवार के द्वारा कि सीबीआई जांच होनी चाहिए इस पूरे मामले में। अभी भी बता दें आपको कि इस पूरे मामले में बहुत सारे लोग जेल में हैं और अभी भी परिवार का मानना है कि अभी बहुत से ऐसे लोग हैं जो सलाखों के पीछे होने चाहिए, जिसको लेकर के सीबीआई जांच की मांग परिवार के द्वारा पिछले कई वक्त से की जा रही थी और इसी वजह से धामी ने परिवार को अपने पास बुलाया, उनसे समन्वय बैठाने की कोशिश की, बातचीत की कोशिश की गई और फिर सीएम धामी ने निर्देश दिए कि इस पूरे मामले में अब सीबीआई का इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है, क्योंकि परिवार को अभी भी बहुत सी उम्मीदें सरकार से हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता जसवीर हमारे साथ मौजूद हैं। जसवीर, परिवार को बुलाया गया था और सीएम धामी ने अब सख्त निर्देश दे दिए हैं कि सीबीआई का इन्वॉल्वमेंट होने वाला है। क्या लगता है इस पूरे मामले में और कौन कौन से ऐसे चेहरे हैं जो सलाखों के पीछे नजर आएंगे? देखिए, इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री द्वारा अब जो निर्णय लिया गया, यानी कि जो आज उनका बयान आया है, उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि अब मामले की सीबीआई जांच होगी। इससे पहले इस पूरे मामले की अगर आप इसके अतीत में जाकर देखें तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि जब दबाव बना, यानी पूरे प्रदेश में ऐसा माहौल बन गया था जो कहीं ना कहीं भाजपा खासतौर पर सरकार के गले में ये फांस की तरह ये मामला चुभ रहा था, यानी ना उगला जा रहा था ना ही निकला जा रहा था। तो वो कहीं ना कहीं ये पूरा प्रकरण था। अब इसमें आपने देखा भी होगा कि कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर के सड़कों पर है और कई संगठन ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं सरकार पर खुल्लम खुल्ला आरोप लगा रहे थे कि इस पूरे मामले में, यानी जो वीआईपी है जिसका नाम अंकिता ने अपने जो दोस्त था दीप, उसके चैट में भी किया था, फिर उसके बाद लोगों ने वही डिमांड रखी और अब उर्मिला सनोवर द्वारा पोस्ट डालने के बाद से, यानी उनकी जो एक ऑडियो वायरल हुआ था, उसके बाद ये पूरा बवेला हुआ और ये बवेला इस कदर हुआ कि आपने देखा होगा कि देहरादून की सड़कों पर अधिकांश समय में यही मामला उठागा कि अंकिता के हत्यारों को यानी उन्हें जेल भिजवाओ और उनके परिवार को न्याय दिलाओ, उस बेटी को न्याय दिलाओ। इसे लेकर के कांग्रेस लगातार आंदोलन कर रही थी, बेरोजगार संघ इसमें जुड़ गया था और यूकेडी द्वारा भी कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर के मोर्चा खोला हुआ सरकार के खिलाफ। अब जब स्थिति गले तक आ गई तब मुख्यमंत्री द्वारा एक दिन पहले अंकिता के माता पिता को बुलाया और इसी बीच में उर्मिला सनोवर द्वारा भी एसआईटी के सामने खड़े होकर के अपना पक्ष रखा गया, यानी जो उसके पास जो सबूत हैं, जो मांग की जा रही थी, वो उसने पेश किए हैं। अब पूरे मामले को देखते मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि उसके माता पिता से बात हुई, उन्होंने यही बात रखी, उनकी डिमांड यही थी कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच हो। लेकिन सवाल ये भी है कि जिस तरह से बहुत शुक्रिया जसवीर तमाम जानकारी देने के लिए। अंकिता भंडारी केस लगातार गहराता जा रहा है। विपक्ष ने मुद्दा उठाया था और अब सीएम धामी मीडिया के सामने आ चुके हैं और उन्होंने सीबीआई जांच के आदेश दे दिए। अब चलते हैं उत्तरकाशी की तरफ। उत्तरकाशी जनपद में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ने से आम जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित हो गया है। सुबह और शाम के समय ठंड का प्रकोप सबसे अधिक देखने को मिल रहा है, जिससे लोग घरों में दुबकने को मजबूर हैं। ठंड से बचाव के लिए आमजन अलाव का सहारा ले रहे हैं। वहीं बाजार और सार्वजनिक स्थानों पर लोगों की आवाजाही भी कम हो गई है। कोरी ठंड को देखते हुए बड़कोट नगर पालिका प्रशासन द्वारा नगर क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर अलाव की व्यवस्था की गई है, जिससे राहगीरों, दुकानदारों और जरूरतमंद लोगों को कुछ राहत मिल सके। विशेष रूप से बस अड्डों, बाजार क्षेत्रों और प्रमुख चौराहों पर अलाव जलाए जा रहे हैं। स्थानीय लोगों ने नगर पालिका की इस पहल को राहत देने वाला कदम बताया है। हालांकि दूसरी ओर लंबे समय से बारिश और बर्फबारी न होने से क्षेत्र के काश्तकारों की चिंता बढ़ती जा रही है। रबी की फसलों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका के चलते किसान परेशान है। खेतों में नमी की कमी से फसलों के विकास पर असर पड़ रहा है। और बहन बेटियों की सुरक्षा हमारी ठंड का तो इस समय सितम
सूखी ठंड का सितम हो रखा है, बारिश हो नहीं रही है, मानसून पता नहीं कहाँ चला गया है और सूखी ठंड पड़ रही है, बहुत ही गलन है। सुबह तो -2 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान था 7 बजे के लगभग, अभी भी ज़्यादा 8 या 9 के लगभग होगा, इससे ज़्यादा है नहीं। चले लेके चलते हैं अब आपको देहरादून की तरफ। देहरादून में बारिश और बर्फबारी ना होने से सूखी ठंड पड़ रही है, जिसको देखते हुए दून समेत 6 जिलों में घने कोहरे की चेतावनी जारी की गई है। बता दें कि 14 जनवरी तक बारिश और बर्फबारी की कोई संभावना नहीं है, जिसका सीधा असर तापमान पर पड़ने लगा है। पर्वतीय इलाकों में शीतलहर और पाला, वहीं मैदानी इलाकों में कोहरे ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। प्रदेश के मैदानी जिले देहरादून, उधम सिंह नगर और हरिद्वार समेत नैनीताल, चंपावत और पौड़ी में घना कोहरा छाए रहने को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून में घंटाघर के पास अवैध मजार ध्वस्त। इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से बता रहे हैं आपको। देर रात जिला प्रशासन और MDDA की संयुक्त कार्रवाई, नोटिस अवधि समाप्त होने के बाद चला बुलडोजर। भारी पुलिस बल की तैनाती में अतिक्रमण हटाया गया। सरकारी जमीन पर बना था अवैध निर्माण। प्रशासन ने कहा कार्रवाई पूरी तरह कानून के तहत। रुक करते हैं नैनीताल की तरफ। नैनीताल इन्फ्लुएंसर ज्योति अधिकारी को 14 दिन की जेल। विवादित बयान ज्योति अधिकारी को पड़ा भारी। हल्द्वानी के ACJM कोर्ट ने ज्योति को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। कुमाऊं के सामाजिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना पड़ा भारी, खुलेआम दराती लहराना पड़ा भारी। बीती शाम ज्योति अधिकारी हुई थी गिरफ्तार। मुखानी थाना पुलिस ने ज्योति को किया था गिरफ्तार। सामाजिक कार्यकर्ता जूही चुफाल की शिकायत पर दर्ज हुई थी FIR। ज्योति ने कुमाऊं की महिलाओं को कहा था नाचने वाली, लोक देवताओं को फर्जी कहते हुए उनके अस्तित्व पर भी खड़े किए थे सवाल। इस वक्त की तमाम अहम बड़ी खबरों में बस इतना ही। बाकी अहम खबरों के लिए आप बने रहिए आज की खबर के साथ।